क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज। पहला ऑप्शन है लर्निंग बाय डूइंग, दूसरा है लर्निंग बाय सीइंग, तीसरा है लर्निंग बाय रीडिंग, फोर्थ वन इज लर्निंग बाय हियरिंग। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रिंसिपल्स एक्सटेंशन में दो होते हैं, एक तो होता है लर्निंग बाय डूइंग, दूसरा सीइंग इज बिलीविंग। अब यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि लर्निंग बाय सीइंग तो नहीं है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जो है उसका राइट आंसर है लर्निंग बाय डूइंग। अब यहीं से एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, वो जान लीजिए क्या है कि अगर क्वेश्चन आए कि रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, वो होता है सीइंग इज बिलीविंग। क्या होता है? सीइंग इज बिलीविंग। और अगर वहीं पे बात किया जाए मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, वो होता है लर्निंग बाय डूइंग। तो इसमें से दो क्वेश्चन और बनते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। और जब भी मैं आगे ये क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप पेपर और एक पेन लेकर के जरूर बैठिए, अपना रजिस्टर कम से कम नोट डाउन करते रहिए। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। गोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज। ऑप्शन फर्स्ट है टू प्रमोट इनकम ऑफ फार्मर, टू प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ द फार्मर, टू प्रमोट न्यू क्रॉप, एंड फोर्थ वन इज टू प्रमोट साइंटिफिक आउटलुक। अब देखिए चारों ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें तो कोई भी हो सकता है, मतलब कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। अब जिसने थ्योरी बुक पढ़ी है या तो वो कर सकता है, या फिर ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे मैंने पीएचडी किया है, मैं इसी सब्जेक्ट का प्रोफेसर हूँ, तो मुझे पता है कि इन चीज़ों में सबसे बेस्ट आंसर क्या है। अब देखिए ओवरऑल क्या होता है, अगर स्टूडेंट कंफ्यूजन होगा कि प्रिंसिपल्स टू प्रमोट साइंटिफिक आउटलुक भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि एक्सटेंशन हम लोग इसलिए करते हैं नई तकनीकी का, जो साइंटिफिक तकनीकियां हैं, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, ताकि किसान उसे अपनाए। दूसरा है कि टू प्रमोट न्यू क्रॉप, जो नई रिलीज वैरायटी हो रही हैं उनको भी प्रमोट करना होता है, या फिर टू प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, ये भी है। लेकिन इन सब का मेन मोटो क्या होता है? फार्मर की इनकम को बढ़ाना। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? टू तो राइट आंसर है टू प्रमोट इनकम ऑफ द फार्मर। अब ये है मैचिंग वाला क्वेश्चन। अब इसमें है टावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मेयर, ग्रो मोर फूड कैंपेन, जवाहरलाल नेहरू, कोऑपरेटिव मूवमेंट, एम के गांधी, सेवाग्राम प्रोजेक्ट, विनोबा भावे। अब इसको नोट कर लीजिए, इसमें जो राइट आंसर है वैसे तो ये है इटावा पायलट प्रोजेक्ट। अब इससे जो रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, पहले वो जान लीजिए वो क्या क्या होते हैं। कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है वो कब चलाया गया था? 1948 में। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? ये पहला पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम था, मतलब आज़ादी के बाद का पहला जो था पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम कौन सा था? इटावा पायलट प्रोजेक्ट। चलाया कहाँ गया था? ये इटावा जिले इटावा जिले में महवा ब्लॉक में। और इसको चलाया किसने था? अल्बर्ट मेयर। चार क्वेश्चन इससे बनते। अब ग्रो मोर फूड कैंपेन ये, और हाँ जैसे सेवाग्राम प्रोजेक्ट है वो चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। एक वर्ड और जुड़ा जुड़ा आता है सेवाग्राम प्रोजेक्ट में कि तालीम, नई तालीम किससे वर्ड रिलेटेड है? वो है या तो सेवाग्राम प्रोजेक्ट या फिर ऑप्शन लगाना एम के गांधी। तो ये है विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट चलाया था। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो था वो मार्कंडा प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जो कि डॉक्टर स्पेंसर हैच ने चलाया था। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। फिर है चौथा क्वेश्चन, द फर्स्ट केव वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974 एट। कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? तो हुआ था पांडुचेरी में। ये टीएनयू तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का अंतर्गत आता है केव के। और एक और क्वेश्चन और है कि यूपी में पहला केव के कहाँ पर चलाया गया था? तो यूपी में जो स्टार्ट हुआ था वो सुल्तानपुर में हुआ था। अब हम बात कर, तो इसका क्वेश्चन है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बिफोर इंडिपेंडेंस। देखो वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि आज़ादी से पहले इसमें कौन सा प्रोजेक्ट जो था वो चलाया गया था। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है जो आज़ादी से पहले चलाया गया था? अब चार ऑप्शन है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अभी मैंने बताया 1948 में चलाया गया था। दूसरा है कोऑपरेटिव मूवमेंट, तीसरा है कम्युनिटी डेवलपमेंट, चौथा है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। अब देखिए अगर आपको ईयर याद है तो आपको इजी वे में याद आ जाएगा। इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? 1948। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट 1952 में आया था। अब तीसरा है नेशनल एक्सटेंशन सर्वे, ये 1953 में आया था, मतलब 1953 में ही आया था। तो बचा कौन सा आंसर? कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो ऑप्शन बी इसका सही, कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो आज़ादी से पहले चलाया गया था। बाकी जो ईयर वाइज जो वो हैं इसमें कि कौन सा प्रोजेक्ट किस ईयर में चलाया गया था, इसके लिए मेरे पास पीडीएफ पड़ी है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
कि टेलीविजन ब्रॉडकास्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुआ था टेलीविजन ब्रॉडकास्ट? ये 1957 में स्टार्ट हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 1957। फिर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेसिक इंस्टीट्यूशंस फॉर, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, पहले तो ये जान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, जो वो जिनके लिए वो डेवलपमेंट करना होता है वही लोग जो मिल के चलाते हैं। जैसे जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनको जानते होंगे, कोऑपरेटिव मेस होती है कि वही लोग मिल के पैसा कलेक्ट करते हैं, वही लोग चलाते हैं। वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है बेसिक इंस्टीट्यूशन किस लिए होता है? पॉलिटिकल ग्रोथ ऑफ द विलेजर्स नहीं, सोशल ग्रोथ ऑफ द विलेजर्स, कल्चरल ग्रोथ ऑफ द विलेजर्स, या सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द विलेजर्स। अब देखिए, पॉलिटिकल ग्रोथ नहीं हो सकता है, कल्चरल ग्रोथ हो सकता है, सोशल ग्रोथ भी हो सकता है। पॉलिटिकल ग्रोथ हो सकता है लेकिन कब? जब कोई भी पॉलिटिकल कैसे ग्रोथ होगी? जब वो इकोनॉमिकली ग्रोथ होगा। सोशल ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। तो इन सबका ये तीनों जो ऑप्शंस हैं, ये तीनों ऑप्शंस एक में कवर हो जा रहे हैं। किसमें? सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि देखिए जब सोशल ग्रोथ होगा तो सोशल ग्रोथ हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो उसकी पॉलिटिकल ग्रोथ, कल्चरल ग्रोथ, सारी ग्रोथ हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो एक्सटेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, थोड़े कंफ्यूजन रहते हैं कि यार क्या होगा क्या होगा। वो अगर आपने डिटेल में बुक नहीं पढ़ी तो दिक्कत आती है, लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं हूँ। मैं सब कुछ इसमें एक्सटेंशन के जितने क्वेश्चंस हैं, ये एस.आर. कांतवा की बुक है, उसी के क्वेश्चंस हैं। तो जितने क्वेश्चंस बनते हैं मैं सारे क्वेश्चंस 10 बाई 10 करके, मतलब एक वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन ही कवर करूंगा, क्योंकि वीडियो फिर लॉन्ग हो जाता है, इंटरेस्ट कम होने लगता है। 10 वीडियो में सारे क्वेश्चन बेसिक बहुत डिटेल में समझाऊंगा, आप लोग परेशान मत होइए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि रेडियो मास मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये क्या होता है? रेडियो मास मीडियम जो है उसका क्या लक्षण है? वन वे विद इमीडिएट फीडबैक, वन वे विदाउट इंस्टेंट ऑडियंस रिस्पॉन्स, वन वे एंड कलरफुल, एंड वन वे एंड टाइमलेस। देखो पहली बात तो ये जान लो, रेडियो क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन चैनल का होता है। इसमें हम लोग एक तरफ से सुनते हैं, मतलब दोबारा हम रेडियो को बातचीत नहीं कर सकते। जैसे हमारा टेलीफोन है, वो टू वे कम्युनिकेशन मॉडल है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं या आप हमसे बात कर रहे हैं आमने सामने, ये भी टू वे मॉडल है। जैसे क्लासरूम में टीचर अगर बच्चों से बात कर रहा है, या क्लासरूम जो टीचिंग होता है वो भी टू वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन रेडियो जो है वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन इसमें देखो इमीडिएट फीडबैक हम लोग नहीं दे सकते हैं कि हमें पसंद आया नहीं आया। ये क्या होता है? डिले होता है इसमें। बहुत जल्दी हम लोग रिस्पॉन्स नहीं देते, बहुत बाद में रिस्पॉन्स देने को मिलता है। तो इसका क्या हो गया? जो फीडबैक होता है बाद में देते हैं। इसका क्या हो गया आंसर? बी, वन वे विदाउट इंस्टेंट ऑडियंस रिस्पॉन्स। कलरफुल तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि भैया रेडियो है। फिर 9th नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा है जो करेक्ट तरीके से मैच नहीं है? एक चीज ध्यान रखो कि जो नॉट वर्ड है, एग्जाम में हमेशा ये ध्यान रखना जब क्वेश्चन पढ़ना कि क्वेश्चन पढ़ते समय ये ध्यान रखना नॉट वर्ड तो नहीं है कहीं पे। फिर वो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, इसने इसी चीज को हाईलाइट किया है, नॉट वर्ड को। अब क्या है नॉट वर्ड में? फिर यहाँ पे है जैसे ऑप्शन है, मास एग्जीबिशंस, अप्रोच कौन सा है? मास अप्रोच, टेक्निक्स, एग्जीबिशंस, इंडिविजुअल, फार्म विजिट, ग्रुप, मेला, मास, न्यूज़पेपर। अब देखो जो मास होता है मतलब असंख्य लोग, तो असंख्य लोगों के लिए एग्जीबिशंस होता है, वो असंख्य लोगों के लिए चलाया जाता है जहाँ पे 100 से ज़्यादा अधिक लोग हों। जो ग्रुप होता है वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड होता है, स्मॉल ग्रुप, लार्ज ग्रुप और मीडियम ग्रुप। जो स्मॉल ग्रुप होता है उसमें 25 मेंबर तक होते हैं, मीडियम ग्रुप में होते हैं 25 से 50, और लार्ज ग्रुप में होते हैं मतलब 50 से 100, 100 से 120 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ऊपर है तो वो मास में आता है। तो इंडिविजुअल फार्म विजिट, जब हम फार्म विजिट करता है एक्सटेंशन वर्कर, वो इंडिविजुअल में आता है। मेला जो होता है, मेला आप लोग जानते हैं, मेला में कोई गिनती के लोग तो आते नहीं है, असंख्य लोग आते हैं, अनकाउंटेबल, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया क्या? सी नंबर, ग्रुप। कि कौन सा सही से मैच कर रहा है? ग्रुप, मेला। तो ये हो गया। चौथा हो गया मास मतलब न्यूज़पेपर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, पर्पस ऑफ एक्सटेंशन इवैल्यूएशन। एक्सटेंशन इवैल्यूएशन का मेन पर्पस क्या होता है? अब इसके जो चारों पॉइंट हैं ये भी कंफ्यूजन वाला है क्वेश्चन। कि पहला तो हो गया कि टू आइडेंटिफाई वीक पॉइंट, टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तीसरा है ऑप्शन टू आइडेंटिफाई गैप्स एंड एरर, या ऑल ऑफ द अबव। देखो सीधी सी बात है, कोई भी मूल्यांकन करते हैं, जैसे मैं कॉपी चेक करता हूँ, तो क्या मेरे पर्पस होता है कॉपी चेक करने का? वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी पता कर लगाना, गैप्स एंड एरर भी पता लगाना। तो तीनों चीज आ जाती हैं। तो चौथा क्या हो गया? टू आइडेंटिफाई ऑल द एबव। इसका सही आंसर है टू आइडेंटिफाई ऑल द एबव। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 में आएंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर भी कीजिए, और हाँ कुछ भी अगर आपके डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। थैंक यू।